हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट्स इकोनॉमिक्स विद गौरी सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो उसी सीरीज का हमारा आज का चैप्टर है दैट इज अ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट है क्या? रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशो एंड इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें रूरल एरिया के वो हिस्से जो अभी पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, पीछे रह गए हैं, उनका विकास किया जाता है। दैट इज अ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में कौन से ऐसे की इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हमने सोचना है या डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो इशू है दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब कि जब भी रूरल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात होती है, लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो जितने भी रिफॉर्म्स करने हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इनके लिए फाइनेंस, ये सभी की इश्यूज हैं जिनकी रूरल डेवलपमेंट में डिस्कशन होती है। तो आई होप रूरल डेवलपमेंट है क्या आपको समझ आ गया है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें वो एरियाज जो पीछे रह चुके हैं उनको आगे लेके आना है। चलिए, अब जब बात हुई फाइनेंस की, यहां से असली कहानी शुरू होती है। रूरल क्रेडिट, ये जो फाइनेंस है इसको बोला जाता है रूरल क्रेडिट। अब ये रूरल क्रेडिट क्या है? ये एक क्रेडिट अरेंजमेंट होता है जहां पे लेंडर जो होता है, मतलब कि पैसे देने वाला, वो बोरोवर को सप्लाई करता है मनी की, गुड्स की, सर्विसेज की, जो कि कमिटमेंट करते हैं बोरोवर के वो फ्यूचर की इस दिन या इस डेट को ये पैसा वापस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ रूरल क्रेडिट। अब किसान को रूरल क्रेडिट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, वैसे क्रेडिट की जरूरत सभी को पड़ती है, चाहे कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई छोटे दुकानदार हैं, कोई रेडी वाला है, किसी भी तरह का कोई बंदा कोई भी बिजनेस कर रहा है उसको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? रूरल एरिया की। तो रूरल एरिया में क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले हमारे जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना सरप्लस फंड नहीं बचता है, मतलब कि खुद की फसलें बेचकर उनके पास इतना सरप्लस फंड नहीं होता है कि वो लैंड की परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए खुद के फंड्स से पैसा जुटा पाए। तो अपनी जमीन की परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए किसानों को जरूरत पड़ती है रूरल क्रेडिट की। नेक्स्ट, फसल को बीजने से लेके फसल को काटने तक के बीच में एक टाइम पीरियड होता है और ये टाइम पीरियड लंबा होता है। फसल जब बीजी जाती है किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन जब फसल कट के मार्केट में बिकती है फिर उसके पास पैसे आ जाते हैं। तो ये सोइंग और हार्वेस्टिंग के जो टाइम का डिफरेंस है, इस टाइम पीरियड में किसान ने जैसे फसलों को बीजने के लिए इनपुट्स खरीदनी है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब कि कुछ भी उसने खरीदना है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उसको रूरल क्रेडिट लेना पड़ता है। तो ये हुआ रूरल क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट हम करते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं रूरल क्रेडिट के तो इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं। पहले देखते हैं कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर ट्रेडिशनल सोर्सेज की मैं बात करूं तो उसमें मनी लैंडर्स आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड आ जाते हैं और ट्रेडर्स आ जाते हैं। बट आजकल हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, इनसे भी पैसे उधार ले लेते हैं। तो ये सभी जो सोर्सेज हैं ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। अब ये देखो, हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ये तो हो सकता है कि हमसे इंटरेस्ट रेट ना लें, लेकिन ये जो तीन सोर्स है मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड एंड ट्रेडर्स, ये जो सोर्सेज हैं ये एक तो किसान को एक्सप्लॉइट करते थे और उससे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। सेकेंडली, ये किसान के साथ एक कमिटमेंट करवाते थे कि अगर किसान अपना पैसा वापस ना दे पाया तो वो अपनी जमीन इनको दे देगा, मतलब कि ये जमीन उसकी उससे गिरवी रखवाते थे। थर्डली, अगर ये भी उनको कंपेल किया जाता था फार्मर्स को कि अगर आप हमसे पैसे उधार लेकर जा रहे हो तो आपको अपनी फसल जो है वो हमारे पास ही बेचनी पड़ेगी।
देखिए ये लोग पैसा देकर ब्याज तो ज्यादा लेते थे, लेकिन उनकी फसलों का जो प्राइस होता था वो उनको कम देते थे, तो मतलब कि किसान की डबल एक्सप्लॉयटेशन होती थी। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब देखिए ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे पूछा जाता है। तो अगर मैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करूं तो उसमें सबसे पहला सोर्स जो आ जाता है दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये वो सोसाइटीज होती हैं जो किसान को बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उधार देती हैं। इन सोसाइटीज के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला कि ये किसान को मनी लैंडर्स के हाथों से बचाना चाहते हैं, या मैं जैसे बोलूं कि मनी लैंडर्स से उसको छुटकारा दिलवाना चाहती होती हैं ये सोसाइटीज। दूसरा, ये किसान को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उधार देती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि रूरल एरिया में जो किसान होते हैं उनको टाइमली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब फसल बीजी जाती है तो किसान को उस वक्त पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो सोसाइटीज होती हैं ये इंश्योर करवाती हैं कि किसान को टाइमली जो है वो रूरल क्रेडिट मिलता रहेगा। सेकेंड इज आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। आरआरबीज मतलब कि रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिट सप्लाई को प्रमोट करते हैं, खास करके रिमोट रूरल एरिया में। जो पछड़ा हुआ रूरल एरिया है वहां पे क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए ये दो एजेंसीज खासकर काम करती हैं, और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में भी ये एजेंसीज जो है वो काम करती हैं। थर्ड है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो इनफ नहीं है कि वो सारी रूरल एरिया की क्रेडिट नीड्स को पूरा कर सके। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कमर्शियल बैंक्स को भी आगे आना चाहिए। इसमें कमर्शियल बैंक्स या एसबीआई है जो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से 1969 को कुछ बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। आपको ये ईयर याद रखना है कि बैंक्स की नेशनलाइजेशन कब हुई थी, 1969 में। तो ये जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स थे इनको डायरेक्शन दी गई कि ये फार्मर्स को डायरेक्टली भी लोन देंगे और इनडायरेक्टली भी ये उनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नबार्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इवन के इस अकेले इंस्टीट्यूशन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं। ये नबार्ड की हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1982 में। अब यहाँ पे ये ईयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो ये जो नबार्ड है ये इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1982 में। ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और रूरल एरिया को क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, ये उन सभी इंस्टीट्यूशंस में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये जो इंस्टीट्यूशन है मतलब के नबार्ड, ये हमारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिट एक्टिविटीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। तो मतलब कि ये जो नबार्ड जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट, जितने भी ये अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं? जितने भी हमारे पास फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं वो फार्मर्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसको देखते हुए हमारे सोसाइटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? जिसमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सेविंग करते हैं और वो अपनी जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये जो पूल्ड मनी होती है, इसी पैसे से ही मेंबर्स को क्रेडिट दिया जाता है एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये भी होता है कि आपने वो पैसा स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना होता है। ये जो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। ये जो मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एग्जांपल भी है जैसे कि कुदुम्बश्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कुदुम्बश्री एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर बेस्ड है। ये केरला में है, 1955 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
अब ये तो हुए हमारे पास सारे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये जो हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला है ना, इस पे पर्टिकुलर एक मतलब कि 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि जितना भी ये बैंकिंग सिस्टम है, जितनी भी मतलब कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश की गई रूरल बैंक क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए, तो ये उसमें कितना एक सक्सेसफुल रहे। तो बात करते हैं आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन की, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट थे उनकी। अगर मैं बात करूं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की, तो ये देखा गया कि बैंक्स जो हैं अगर ये पैसा किसी भी किसान को उधार देते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ एज अ कोलेट्रल मांगते थे, मतलब कि गिरवी रखना पड़ता था तो ही जाके किसान को पैसा उधार मिलता था। लेकिन हमारे भारत के ज्यादातर जो किसान थे वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, उनके पास कुछ भी कोलेट्रल रखने के लिए नहीं होता था। इसी वजह से वो जो थे इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट नहीं ले पाते थे, लेफ्ट आउट हो जाते थे वो इनसे। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो बैंक्स होते हैं इनकी क्रेडिट रिकवर करने की जो पॉलिसी होती है वो बहुत ही रिलैक्स्ड होती है। देखिए हम अक्सर ही न्यूज़पेपर में एनपीएस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं मतलब कि जिन्होंने बैंक से पैसा तो ले लिया उधार, लेकिन वो पैसा वापस नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैंक्स की लोन रिकवर करने की जो पॉलिसी है वो बहुत ही रिलैक्स्ड होती है। तो इसी वजह से कई बार जो बैंक्स होते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो फर्दर फिर क्रेडिट नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो फार्मिंग फैमिलीज होती हैं वो प्रॉपरली पैसा सेव नहीं कर पाती हैं। तो इट मीन्स क्या है, बैंक्स में वो पैसा डिपॉजिट नहीं होता है, क्योंकि बैंक तो देखो जो क्रेडिट देगा वो लोगों के सेव किए गए पैसे जो बैंकों में जमा होते हैं उसी से ही सारा सर्कल चलता है। जैसे कि आपने देखिए मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाई था कि क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से होती है। तो जब फार्मर्स की जो फैमिलीज हैं या रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो प्रॉपरली पैसा सेव करके बैंक्स में डिपॉजिट्स नहीं कर पाते हैं तो बैंक्स फर्दर क्रेडिट नहीं दे पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रूरल बैंकिंग। नेक्स्ट हम करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस जहां पे फसल की असेंबलिंग से लेकर मार्केट में बेचने तक के बीच का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा इसी में आ जाता है। जैसे कि फसल को असेंबल करना, इकट्ठा करना, उसकी स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना उसकी डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें फसल को इकट्ठा करने के बेचने तक का जो सफर है उसको हम बोल देते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग थी वो हमारे देश में रेगुलेट नहीं थी। हमारे देश में बहुत सारा ऐसा अनाज होता था जो वेस्ट हो जाता था, तो जरूरत थी कि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट कुछ मेजर्स एडॉप्ट करे ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो हमारी सरकार ने कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया दैट इज अ रेगुलेटेड मार्केट्स, मतलब कि जो मंडियां थी जहां पे फसलों को बेचा जाएगा उनको रेगुलेट किया गया। फार्मर्स को मिडल मैन्स की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए मंडियों को रेगुलेट किया गया। ये चीज इंश्योर की गई कि किसान को उसकी फसल की एक सही कीमत जरूर मिलेगी। फसलों का एक प्रॉपर स्केल और वेज रखे गए। तो मतलब कि रेगुलेट होने से मार्केट्स का किसानों को फायदा हुआ। नेक्स्ट था कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई। फार्मर्स इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज एस्टैब्लिश की, जहां पे क्या होता था कि किसान मिलकर अपनी फसल को एक जगह इकट्ठा करेंगे और वो इकट्ठे ही उसको बेचेंगे, ताकि फसल को एक जगह इकट्ठा करने से स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, उनको उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। क्योंकि अगर उनकी फसल की अच्छी कीमत ना दी गई, किसानों के पास अब मिलकर जो फसल इकट्ठी की गई है वो क्वांटिटी में ज्यादा है, तो अगर वो किसानों को अच्छी कीमत ना मिले, वो फसल मार्केट में ना बेचे, तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। मतलब कि किसान जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का बेनिफिट ले सके। इसकी वजह से कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज जो थी वो बनाई गई। फिर किसानों को प्रोविजन दी गई वेयर हाउस फैसिलिटीज की।
अनाज को खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने फार्मर्स को वेयर हाउस की फैसिलिटी दी, ताकि उनका जो अनाज है वो एक जगह सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को एनकरेज किया कि वो अपनी सारी प्रोड्यूस को वेयर हाउस में स्टोर करें। जब भी मार्केट में उनको उनकी फसल की अच्छी कीमत मिले तभी वो मार्केट में वो अपनी फसल को बेचें। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कम से कम कीमत होती है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है किसान की फसलों के लिए। ये एक एश्योरेंस प्राइस होता है जो गवर्नमेंट कमिट करती है फार्मर्स के साथ कि कम से कम आपको आपकी फसलों की इतनी कीमत तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, इससे कीमत के ऊपर आप अगर मार्केट में कोई और आपसे डायरेक्टली ये फसल खरीदता है तो आप उसको बेच सकते हो, यू आर फ्री। हमें पता ही है जैसे कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर ही दिल्ली में आई थिंक 2 इयर्स जो फार्मर्स थे वो उन्होंने धरना दिया था, वो यही मुद्दा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये देकर सरकार जो होती है किसानों से फसल खरीद लेती है, और उससे वो क्या मेंटेन करती है, बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक्स जो होते हैं ये स्टॉक गवर्नमेंट अपने पास स्टोर करके रखती है फसलों का, ताकि अगर किसी भी समय फसलों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी नेचुरल क्लाइमेट की वजह से या किसी भी वजह से, फसलों का अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आम नागरिक की पहुंच से ये कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो बाहर निकल जाती हैं, तो उस वक्त गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक को रिलीज करती है, ताकि हमारी सोसाइटी का जो पुअर सेक्शन है उनको भी अनाज जो है वो रीजनेबल रेट पर मिल सके। सो ये सब था जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को सेट करने के लिए या ठीक करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कितने अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स हैं हमारे भारत में जहां से चीजों को बेचा जाता है, खास करके जो मतलब के फसलें होती हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रुप मार्केटिंग की। ये इसमें ज्वाइंटली ही प्लानिंग होती है, फंडिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, इवन के रिस्क को भी इक्वली शेयर किया जाता है, मतलब कि ताकि कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग जो है उसका बेनिफिट उठाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है ये सेल्फ हेल्प बाय म्यूचुअल हेल्प के ऑब्जेक्टिव पर काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मार्केटिंग। ये भी एक चैनल है हमारे पास फसलों को बेचने का। मतलब कि डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि कंज्यूमर और फार्मर डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। डायरेक्टली किसान जो होता है वो कंज्यूमर को फसल बेचता है और उससे पैसे ले लेता है। बहुत सारे हमारे देश के हिस्सों में यही जो डायरेक्ट मार्केटिंग का सिस्टम है यही चलता है। डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम से कैसे फसलें बेची जाती हैं, जैसे कि अपनी मंडी करके हमारे पंजाब और राजस्थान में बिकती हैं। एक रायतू बाजार, ये आंध्र प्रदेश में काम करता है। एक है संगेतु, ये कर्नाटका में काम करता है। तो ये कुछ अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स हैं। इसके अलावा एक और चैनल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसमें बहुत सारी हमारे पास जो नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स जो होती हैं ये इंक्रीजिंगली एंटर करती जा रही हैं। ये लोग फार्मर्स से कांटेक्ट करते हैं कि आप जो क्वालिटी हमें डिजायर्ड है आप वैसी ही फसलें प्रोड्यूस कीजिए। उन फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए इवन अगर सीड्स या इनपुट्स जरूरी होंगे या चाहिए होंगे तो वो भी ये नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं इनको। और ये फसलें जो होती हैं इनका पहले ही प्री डिसाइडेड प्राइस होता है कि कम से कम ये वाली कीमत पे हम आपसे फसलें जो है वो खरीदेंगे। मतलब कि सारी जो बातचीत होती है वो पहले ही डिसाइड हो जाती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं वो पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं। तो ये भी आजकल एक नया मार्केटिंग चैनल है। इसके बाद आता है हमारे पास एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो होती है क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज कर देना, जैसे कि हमारे देश में पहले सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न चला करता था। मतलब कि उस सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता था कि सिर्फ एक ही तरह की फसल को बीजा जाता था, एक ही तरह की फसल बीजनी है। जब वो फसल कट जाती थी तो जब नेक्स्ट सीजन आएगा तभी वो फसल बीजी जाएगी। उतने टाइम के लिए जो किसान था वो बिल्कुल फ्री मतलब कि अनएम्प्लॉयड रहता था। तो एक तो कहते हैं कि वो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दो, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न से किस चीज पे शिफ्ट हो जाओ, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। मतलब कि सिर्फ एक ही तरह की फसल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना,
कई तरह की फसलें जैसे कि चावल, कनक बीज ली पहले, फिर जीरी बीज ली, फिर उसके साथ कई पल्सेस लगा ली, सब्जियां लगा ली, मतलब कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जाए। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का पहलू वो ये है कि वर्क फोर्स जो हमारी है उसको एग्रीकल्चर से और अदर एलाइड एक्टिविटीज या फिर नॉन फार्म सेक्टर में शिफ्ट किया जाए, कि लोग सिर्फ खेती ही ना करें बल्कि खेती से जुड़े हुए जो और काम धंधे हैं उनमें भी इन्वॉल्व हो, या फिर खेती को छोड़ के जो और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उसमें भी लेबर फोर्स को या वर्क फोर्स को शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के दो पहलू हैं। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए क्यों जरूरी है, वो हम उसके रीजंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है एक रिस्की ऑक्यूपेशन है। अगर एक्सक्लूसिवली किसान जो है वो सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा तो फिर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा और सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जरूरी है उस रिस्क से बचने के लिए कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की जाए। सेकेंड, अगर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होगी तो मतलब कि एग्रीकल्चर से होने वाला रिस्क तो कम होगा ही होगा, और किसानों को जो खास करके रूरल लोग हैं मतलब कि गांव के एरिया में जो रहते हैं उनके लिए जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है उसको अर्न करना आसान हो जाएगा। अब ये देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पूरा सीजन लेनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एक ऐसा सीजन आता है कि फसलों को बीज दिया एक बार, अब फसलों को या तो बीजा जाता है जब तब काम ज्यादा होता है, या फिर जब फसलों की कटाई होती है तब काम ज्यादा होता है। तो इन बिटवीन ये जो टाइम लैग रहता है उसमें जो फार्मर्स होते हैं या गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो फ्री रहते हैं। तो मतलब कि अगर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उनको एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और ऑक्यूपेशन जो है वो ट्राई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम एग्रीकल्चर के अलावा और एलाइड एक्टिविटी या नॉन फार्म सेक्टर्स में वर्कफोर्स को शिफ्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारे और सेक्टर्स हैं उनकी एक्सपेंशन होगी, वहां पे जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। देखिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो किसानों को जो या फिर गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको आसानी से गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट, जब हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि मतलब एग्रीकल्चर के अलावा, खेती करने के अलावा कुछ और एक्टिविटीज मतलब कि जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं वो करनी चाहिए, तो वो जो एलाइड एक्टिविटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फेमस मानी जाती है दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री, कि खेती करने के साथ साथ पशुपालन का जो काम है वो किया जा सकता है। अब एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से ऐसे हमारे देश में फेमस जो, या मैं बोलूं कि रेगुलरली जो पशु घर में पाले जाते हैं दैट इज अ कैटल, गोट्स, फॉल मतलब कि मुर्गियां, मतलब कि ये एक ऐसी मतलब कि पशु हैं जो घरों में अक्सर देखा जाता है कि लोग इनको पालते हैं, क्योंकि इनको रखने से, इनको पालने से उनको एक सस्टेनेबल इनकम मिलती है, फूड सिक्योरिटी आती है उनके पास, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, मतलब कि हर एक चीज में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि ये एक सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन बन जाता है जिससे उनकी आमदनी जो है वो बढ़ जाती है। एनिमल हस्बेंड्री के अलावा देखा जाता है फिशरीज, फिशरीज भी एक एलाइड एक्टिविटीज है। हमारे देश के कुछ हिस्से जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये कुछ ऐसा मेजर एरिया है जहां पे मतलब कि जो लोग जो है वो फिशरीज के ऊपर अपनी सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं। बट जो लोग फिशरीज के ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए हैं उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, लो अर्निंग, इलिटरेसी, इंडेप्टनेस मतलब कि कर्जा। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो फिशरीज से जुड़े हुए लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो इनमें से ये जो मेजर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, ये कहा जाता है कि इनको सॉल्व करने के लिए जरूरत है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है, मतलब कि जो कोऑपरेटिव्स हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो आगे आए और इन फिशिंग कम्युनिटीज को हेल्प करें। इसके बाद आ जाता है एक हॉर्टिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर में आता क्या क्या है, पहले तो इसमें कौन कौन सी चीजों की प्रोडक्शन आ जाती है, इसी के ऊपर एमसीक्यू अक्सर देखा गया है एग्जाम में। हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाता है फ्रूट्स की कल्टीवेशन, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की और कुछ स्पाइसेस मतलब कि मसालों की, इन सब चीजों की जो खेती है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाती है। आज हम देखते हैं कि हमारा भारत जो है
वो कुछ चीजों की प्रोडक्शन में लीडर बनता जा रहा है, जैसे कि मैंगोस, बनाना, कोकोनट एंड कैश्यू नट्स मतलब के काजू। एक समय है 1991 से लेकर 2003 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको गोल्डन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड बोला जाता है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहां पे मतलब कि हॉर्टिकल्चर में जो प्लांट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बड़ी है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इन फसलों की जो प्रोडक्शन है वो भी एनहांस हुई है। देखा जाता है कि हॉर्टिकल्चर आज एक सक्सेसफुल सस्टेनेबल लाइवलीहुड कमाने की ऑप्शन बनता जा रहा है। अगर बात करें इसका टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जो आउटपुट की फॉर्म में है वो 1/3 है, और जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 6% के नियर अबाउट है। अब एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करते हैं तो मतलब कि जैसे पशुपालन, जिसमें हम बोलते हैं कि लोग गाय भैंस वगैरह पालते हैं और उनका जो दूध होता है वो मार्केट्स में बेचा जाता है, जो उनकी सब्सिडरी इनकम का एक पार्ट बन जाता है। तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड के अंडर क्या था कि जो फार्मर्स थे उनके पास जितनी भी मिल्क की प्रोडक्शन थी उन्होंने उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था, मतलब कि फिर उसको फेयर प्राइसेस पे के ऊपर मतलब कि ट्रांसपोर्ट किया कोऑपरेटिव्स को। तो गुजरात स्टेट में ये जो एक सक्सेसफुल स्टोरी बना जहां पे मिल्क कोऑपरेटिव जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद हमारा अगला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक इनपुट्स, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट रहना इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या रहते हैं? सबसे पहला तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों का जो यूज होता है वो कम हो जाता है। मतलब कि हम फूड ग्रेन्स जो होते हैं उनमें केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स से बच जाते हैं जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। सेकेंडली, ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकस करती है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना तो है ही है, बट इको फ्रेंडली ढंग से सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है। तो ये दो ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमें बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं या प्रॉब्लम्स भी हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। पहला तो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो आउटपुट होता है वो मॉडर्न फार्मिंग के कंपैरेटिव इनिशियल ईयर्स में कम रहा। सेकेंड, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो होती है मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम है, क्योंकि उनको केमिकल्स से सिक्योर नहीं किया होता। लास्ट इज जो मार्केटिंग होती है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स की, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी सरकारों ने एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे उनकी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर मार्केटिंग है वो अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। यहाँ पर हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, चैप्टर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो लगता है कि आसानी से समझ आ रही है तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।